जेडी वेंस ने जहां खुलासा किया है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं और आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात कह दी है जो दिखला रहा है कि 2008 का समय एक बार फिर से आ रहा है और भारत की ताकत यहाँ दुनिया के सामने आती हुई दिख रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जेडी वेंस ने एक बयान दिया है और बयान में कहा है कि भारत पर क्यों लगाए गए हैं टैरिफ, इसका उन्होंने एक खुलासा किया है। लेकिन उस खुलासे से पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप जान ले रूस यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है। अभी ये चल रहा है कि रूस का कहना है यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। हालांकि इस हमले के बाद क्या रेडिएशन फैलने लगा है या किस हद तक का डैमेज है, इसको लेकर कुछ खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि रूस पर हमले के बाद रूस नाराज है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अभी तक यहाँ पर कोई समझौता वगैरह नहीं किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। जब ये ड्रोन हमला हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कुर्स्क रीजन में, ये रीजन यूक्रेन का है जिस पर कब्जा है रूस का, और कहा जा रहा है कि रूस ने अभी 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। द गार्जियन की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे मिलिट्री हब की तरफ बढ़ता जा रहा है रूस। यानी रूस ने अपनी लड़ाई कहीं पर भी रोकी नहीं है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए कि शांति समझौते का क्या हुआ, तो रूस का सवाल अब ये है कि शांति समझौता किससे करना है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करना है तो जेलेंस्की तो राष्ट्रपति है ही नहीं। 5 साल में चुनाव होना चाहिए था और जेलेंस्की को या किसी को भी फिर से राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। जब भी डॉक्यूमेंट बनता है तो वैध लोगों के बीच में ही डॉक्यूमेंट बनता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति तो वैध है ही नहीं। अब यहाँ पर जो पूरा तमाशा हो रहा है, इस तमाशे से एक चीज तो समझ में आ रहा है और वो ये कि यहाँ शांति स्थापित होने वाली फिलहाल नहीं है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप की समझ क्या है, अभी उनकी विदेश नीति किस तरीके से चल रही है, जेडी वेंस क्या बयान दे रहे हैं वो सुनिए। But Kristen, I think that question betrays a fundamental misunderstanding of where we are. The president has applied aggressive economic leverage, for example, the secondary tariffs on India, to try to make it harder for the Russians to get rich from their oil economy. He's tried to make it clear that Russia can be reinvited into the world economy if they stop the killing, but they're going to continue to be isolated if they don't stop the killing. The president has applied more economic pressure to the Russians to stop this war than Biden did in 3 years. You know, so the idea that we're not doing anything, we're already doing things right now, and this is how negotiation works. You do something, you talk to the parties, you try to see if there's a meeting of minds. Again, we believe we've already seen some significant concessions from both sides just in the last few weeks. We're going to eventually be successful or we'll hit a brick wall. And if we hit a brick wall, then we're going to continue this process of negotiation, of applying leverage. This is the energetic diplomacy that's going to bring this war to a close. अब यहाँ पर जेडी वेंस ने बयान दिया है और कहा है कि हमने भारत पर आक्रामक तौर पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए हमने ये टैक्स लगाया है। ये हमने भारत पर थोड़ी लगाया है, ये तो हम रूस को सबक सिखाना चाहते हैं, रूस को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये टैरिफ लगाया है। अब हो क्या रहा है, एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप एक डील मेकर हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने वही कोशिश करी और इस कोशिश ने बैकफायर कर दिया है। समस्या ये है कि ये अभी तक भारत को समझ नहीं पाए। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि चाइना कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स दे देगा भारत को और भारत और चाइना मिलने की कोशिश करने लगेंगे। अभी ये भी कहा जा रहा है कथित तौर पर कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता नहीं होता है और अमेरिका इस लड़ाई से बाहर आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक बात तो तय है, अमेरिका यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। $100 बिलियन का हथियार खरीदने का लालच भी दिया था
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि हम अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदेंगे। फिर भी अमेरिका की तरफ से रवैया ये है कि पेंटागन को कहा गया है, पेंटागन की तरफ से कथित तौर पर कहा गया है बड़ी मिसाइलें यूक्रेन इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई होती है तो यहाँ पर अमेरिका पीछे हट जाएगा। एक चीज तो ये पूरा सीन साफ होता हुआ दिख रहा है और माना जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद जो अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए हैं वो हटा लिए जाएं। अतिरिक्त टैरिफ किस पर? ब्राजील पर भी और भारत पर भी। अब वो समय क्या आता है देखना होगा। और मैंने क्यों कहा कि एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। एक निशाना ये था कि ब्रिक्स को तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ ब्रिक्स एक साथ आता हुआ दिख रहा है। दूसरा निशाना ये था कि भारत को घुटनों के बल पे लाया जाए और अपनी मांग को ट्रेड वॉर में मनवाया जाए, लेकिन यहाँ पर ना कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब कहीं ना कहीं अमेरिका एक रास्ता तलाश रहा है कि रिश्तों को फिर से ठीक कैसे करें, लेकिन कहानी ना अब थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? पहली बात तो ये कि ये सारे झटके देकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज बतला दिया है। साल 2008 की आर्थिक मंदी वाला सीन लोगों के दिमाग में लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी चीज, यूरोप के साथ जिस तरीके से ये पेश आए हैं उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप अपने आप को बेचारा पा रहा है और यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है। छत्र छाया उसकी तरफ से उठ चुका है अमेरिका की तरफ से। रूस के साथ इनके डील थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब इन्हें रूस से डर लगने लगा है कि रूस इनकी तरफ बढ़ेगा। और ये एक बड़ा प्रमाण है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिन्हें, ये है इटली के पूर्व पीएम मैटेओ रेंजी। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक बड़ा ही गजब का बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि यूरोप क्राइसिस में है, यूरोप को भारत चाहिए और भारत को यूरोप चाहिए। सेम रीजन है ग्लोबलाइजेशन, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं। इन्होंने कहा कि अमेरिका अब उस तरीके से स्थिर नहीं है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जिस तरीके से निर्णय लेता है वो निर्णय स्थिर नहीं है और भारत एक स्थिर देश है और इकोनॉमी इसकी बढ़ रही है। ऐसे में यूरोप को भारत के पास आना होगा और भारत को यूरोप के पास जाना होगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे की मदद लेनी होगी। अब ये ना सीन साल 2008 वाला है। वो कहते हैं ना, धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। कुछ ऐसा ही सीन इनके साथ बार बार होता है। ये ना कभी लंबा सोच नहीं पाते हैं कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो पाए। अभी मैं क्यों कह रही हूँ ये बात? साल 2008 में जब आर्थिक मंदी आनी शुरू हुई थी ना, तब यूरोप भागा भागा आया और यूरोप ने भारत से फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करनी शुरू कर दी। हालांकि ये अपनी शर्तों के झोली के साथ आते हैं और भारत शर्तों को जल्दी मानता नहीं है। वही डील फाइनल करता है जो डील उसके लिए फायदेमंद हो। अब हुआ क्या, साल 2008 से बात होते 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 साल 2013 हो गया और फिर आर्थिक मंदी की जो घटा थी वो छटनी शुरू हो गई। इनको लगा कि चलो अब तो दुख के दिन बीत गए और इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडे बस्ते में डालने के बाद साल 2022-23 में एक बार फिर ये खुला और आज की डेट में जब अमेरिका ने इनके लिए भी समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी हैं, अब इन्हें बड़े बाजार की तलाश है और उस बाजार की तरफ ये भाग रहे हैं। और वो बाजार कौन है? वो बाजार है भारत। दुनिया ने एक चीज जरूर सीखी है और वो ये कि किसी एक पर निर्भर नहीं रहो। दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत अससे मस क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत है भारत की जनसंख्या, भारत का अपना घरेलू बाजार। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे भारत की तरफ यूरोप भी आता हुआ दिखेगा। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ना ये टैरिफ का मामला भी हल होगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।